कल हमने उत्तल लेंस से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किरण चित्र के द्वारा समझा था। साथ में उत्तल लेंस के उपयोग भी हमने देखे थे, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के। ठीक है, आज अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम समझ रहे हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में यह आपको ध्यान रखना है, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपसृत कर देता है, फैला देता है। तो इसमें जो किरणें होती है वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष है, अवतल लेंस है, ये इसका द्वारक हो गया O F1 to F1, F2 to F2। वस्तु को चाहे हम कहीं भी रखें, इसमें कोई स्थितियां नहीं है, प्रतिबिंब हमेशा एक जैसी प्रकृति का बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा। तो जैसे मान लीजिए वस्तु को हमने यहां पर रख लिया, अब एक प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष की समांतर आएगी, ये समांतर आएगी, ये तो अपसृत हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि अपवर्तन नहीं है तो अपवर्तित हो गई, अपसृत हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण O से गुजरेगी, वो बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे आप स्केल से खींचोगे, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, इस तरह से। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इधर तो काटेगी नहीं, क्योंकि ये तो जा रही है उधर, ये जा रही है नीचे की साइड, इनकी डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। तो इनको यदि हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएं, सीध में लेते हुए, तो यहां पर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो वस्तु मान लीजिए ए बी है, तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है, कहां पर बना है, वस्तु की ओर। तो स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ये किरणें वास्तव में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, तो सीधा। और आप देख करके साइज का अंदाजा लगा सकते हो, ये इतनी बड़ी वस्तु, इसके इतना सा प्रतिबिंब, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनता है इसमें, छोटा। तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, इस तरह से अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहां पर कोई स्थिति नहीं है, वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हो, हमेशा प्रतिबिंब ऐसा ही प्राप्त होगा, आभासी, सीधा और छोटा। चाहे वस्तु को यहां रखे, चाहे यहां रखे, चाहे यहां रखे, और छोटा होता जाएगा, परंतु प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी, सीधा और छोटा। तो यह अवतल लेंस का हो गया। नेक्स्ट, लेंस से संबंधित एक घटना है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या नाम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई युक्तियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रकाश तंतु आदि में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपवर्तन की एक विशेष स्थिति है
जिसको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये पृथककारी सतह है, ये अभिलंब है, अभिलंब। यहां पर माध्यम है जल, यहां पर माध्यम है वायु। जल, वायु कैसा माध्यम है? विरल। और जल कैसा माध्यम है? सघन। ठीक है। अब हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये बात ध्यान रखने की है। तो कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए सघन माध्यम, अर्थात जल से किस में जा रही है? वायु में। तो वायु विरल माध्यम है, यहां पर वेग बढ़ जाएगा, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरह से। अर्थात यहां पर अपवर्तन की घटना घटित हो रही है। मान लीजिए इस वक्त आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। अब मान लीजिए दूसरी स्थिति में ये वायु, ये जल। जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जाते हैं आर भी बढ़ता जाएगा। अर्थात ये जो प्रकाश की किरण इधर टर्न होती जाएगी तो वो प्रकाश की किरण पृथककारी सतह, ये पृथककारी सतह के पास में आती जाएगी। एक स्थिति ऐसी बनेगी कि आई का मान इतना हो जाएगा जब ये जो अपवर्तित किरण है ये पूर्ण रूप से इसके ऊपर आ जाएगी, किस पे? पृथककारी सतह पर। जैसे मान लीजिए मैंने आई को इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तित किरण यहां पे, अर्थात आर बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तब ये जो आई का कोण है ये आईसी कहलाता है, क्रिटिकल एंगल, अर्थात क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी? शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं आई का वह मान जिस पर आर 90 डिग्री हो जाए। आई का वह मान जिस पर आर 90 डिग्री हो जाए तो आई के उस मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हिंदी में जब लिखेंगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आई का वह मान, अर्थात आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आई के ऐसे मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। स्थिति आपके सामने है, इसको देखते हुए लिखना है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को आईसी से व्यक्त किया जाता है, क्रिटिकल एंगल।
ये इसकी परिभाषा है। जब कोई प्रकाश की किरण यानी कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो आई का यानी कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो आई के इस मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है। अब यदि थोड़ा सा भी हम आई को और बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश की किरण वापस उसी सघन माध्यम में आ जाएगी क्योंकि पृथककारी सतह पर तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब थोड़ा सा भी आई का मान बढ़ाने पर ये प्रकाश किरण वापस वहीं पर लौट आएगी अर्थात ये अपवर्तन की जगह क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्थिति यहां पे बनाई जा रही है, ध्यान दें। ये जल क्या है, ये जल, ये क्या है, वायु। यहां पे तो आई का मान वो है जिस पर प्रकाश किरण पृथक्कारी सतह पर आ गई। अब हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया यानी कि आई जो है वो ग्रेटर देन आई सी हो गया। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो ये प्रकाश की किरण जो यहाँ थी यहाँ ये वापस लौट करके यहीं आ जाएगी। जल से गई जल में वापस आ गई अर्थात ये अपवर्तन की जगह हो गया परावर्तन। और परावर्तन के लिए ये कंडीशन है कि आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आईसी से। तो क्या परिभाषा हुई, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक अर्थात आई ग्रेटर देन आई सी, ये मस्ट है, ये कंडीशन जरूरी है, तभी कोणांतरिक परावर्तन होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उन्हें सघन माध्यम में आ जाती है, लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो दोबारा उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो परिभाषा हो गई, एक क्रांतिक कोण की, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब देखिए नेक्स्ट, ये कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक है, तीन। पहला लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र था वैसे लेंस सूत्र। दूसरा आवर्धनता और तीसरा लेंस क्षमता। ये तीन कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक यानी कि परिभाषाएं हैं, इनके बारे में आपको जानना। देखिए फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। तो देखिए सबसे पहले लेंस सूत्र।
जब दर्पण करवाया था तो आपको बताया था कि 1/f यानी कि फोकस दूरी 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र था। कौन सा सूत्र था ये? दर्पण सूत्र। u क्या है? वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। u, v और f में संबंध दर्पण के लिए तो ये होता है, और लेंस के लिए क्या होता है? यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस कर देना, बस वो लेंस सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंस सूत्र क्या हुआ? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र कहलाता है। यहां पर आपको पता ही है u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? वो f क्या है? फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। तो किसी भी लेंस के लिए UV/F में ये संबंध होता है, इसको कहा जाता है लेंस सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्धनता। कोई लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाएगा, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, तो कितना बड़ा करके दिखाता है वो उसकी आवर्धनता होती है। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात आवर्धनता कहलाती है। आवर्धनता क्या सूत्र होता है इसका? इसको m से शो करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप जानते हैं h डैश से शो करते हैं अपन, और बिंब की ऊंचाई को h से। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया h डैश अपॉन h। अगर v और u के रूप में लिखें, एक अन्य सूत्र होता है v बटा u, ये दूसरा सूत्र होता है। ये तो ऊंचाई के फॉर्म में है और ये v और u दूरी की फॉर्म में। दर्पण में यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये तो परिभाषा है। ठीक है। अब है तीसरी परिभाषा, लेंस क्षमता। लेंस क्षमता, इसको P से शो करते हैं। P मतलब पावर। कई बार आप देखते हो जब किताब पढ़ने में कोई दिक्कत आ जाती है, ब्लैक बोर्ड की चीज आपको दिखाई नहीं देती, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो आपकी आंखों को चेक करता है लेंस लगा लगा करके, और अक्षर पढ़वाता है, उल्टे सीधे ABCD वगैरह लिखे रहते हैं। फिर जिससे आपको क्लियर दिख जाता है उस हिसाब से नंबर देता है चश्मे का, कि +1.5 का चश्मा बनवा लो, -2.5 का चश्मा लगा लो। तो ये +1.5 -2.5 ये एक्चुअल में क्या होती है? लेंस क्षमता होती है, लेंस की कैपेसिटी होती है, पावर होती है। इसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस क्षमता कहलाती है। अब देखिए, ये इसकी परिभाषा हुई।
परिभाषा से फॉर्मूला बनेगा। फोकस दूरी लिखो, फोकस दूरी ये देखिए, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/, जैसा गणित में पढ़ते हो x और उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x, 2 और उसका व्युत्क्रम 1/2, 1/ कर देते हैं तो वो व्युत्क्रम बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। इसी को कहा जाता है लेंस क्षमता। अब इसमें यदि संकेत रख दें तो लेंस क्षमता मीन्स P, 1 की जगह 1, फोकस दूरी का संकेत F, तो ये फॉर्मूला होता है लेंस, यानी कि P बराबर 1/F। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, F जो है उसको हमेशा मीटर में लोगे। कौन सी यूनिट में? मीटर में। तब लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है लेंस क्षमता का मात्रक? डायोप्टर। डायोप्टर, इसको D से व्यक्त करते हैं। ये लेंस क्षमता का मात्रक होता है। अब इसमें आसान सी 2 बातें याद रखनी है। पहली, डॉक्टर प्लस माइनस में क्यों देता है नंबर? प्लस मीन्स उत्तल लेंस, अर्थात पास की वस्तु को देखने के लिए, और माइनस मीन्स अवतल लेंस, दूर की वस्तु को देखने के लिए। 2 तरह के दृष्टि दोष हो सकते हैं। किसी को पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती है। किसी को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की नहीं दिखाई देती। तो इस आधार पर प्लस और माइनस तरह के ये जो नंबर दिए जाते हैं, तो प्लस देने का मतलब है उत्तल लेंस का चश्मा लिखा है, तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है। जैसे +1.5, इसका मतलब समझ जाना उत्तल लेंस का चश्मा है, इसका मतलब निकट की दृष्टि कमजोर है उसकी, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बुक वगैरह पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड देखना है। सेकंड पॉइंट, अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। जैसे -2.5, -2.0, तो माइनस मीन्स अवतल लेंस, उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ये आपके 3 टॉपिक थे, लेंस सूत्र, आवर्धनता और लेंस क्षमता। इसी के साथ ये जो चैप्टर प्रकाश वाला था ये समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको कल करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।